गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों की हालचाल। हाउ आर यू गाइस? हाउस माय किड्स? डूइंग वंडरफुल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो भाई, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आज हम क्लास में 3D से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? यस। And movie time, yes, welcome to the movie time biology classes. तो बच्चों आज हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले सेंट्रल डोगमा में हम रेप्लिकेशन समझ चुके हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन समझ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे ट्रांसलेशन से। तो सभी बच्चे आ चुके हैं क्लास में? क्या मैं अब शुरू कर दूं या अभी भी और टाइम लेना है कुछ बच्चों को? कल की क्लास में मैंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट आई नो जब तक विजुअलाइजेशन ना हो तो समझ आने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आज इसको विजुअलाइज भी कर लेते हैं और फिर बढ़िया से करेंगे। ठीक है, चलो। तो ट्रांसलेशन पे आते हैं। ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, यस, ये न्यूक्लियस है। देख लीजिए न्यूक्लियस से क्या बाहर निकल के आ रहा होगा? Translation is the process by which mRNA codes for a particular protein, mRNA, which was formed by transcription in the nucleus, moves to the cytoplasm of the cell. तो ये mRNA है जिसके पास कैपिंग और टेलिंग हो रखी होगी। ये साइटोप्लाज्म में आ रहा है mRNA। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका Click ट्रांसलेशन on the होना है। highlighting next button to see charging of tRNA. ओके, वापस से एक बार बिफोर वी स्टार्ट अगेन। देखिए, तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ? ये mRNA कहां से आया? ये mRNA आया है न्यूक्लियस से। जब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ रहा था तो इसको हमें थोड़ा सा बदलना पड़ा। बदलना कैसे पड़ा? इसमें कैपिंग करनी पड़ी और टेलिंग करनी पड़ी। कैपिंग और टेलिंग हम करते हैं तो आरएनए इसे डाइजेस्ट नहीं करता है। जब ये बाहर आ जाता है तो अब इसका ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन कैसे होगा? चलिए आइए इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए। The enzyme amino-acyl tRNA synthetase is responsible for the activation of tRNA or transfer RNA, in which its respective amino acid is attached to one of its ends, and energy is used in this process in the form of ATP. बच्चों फर्स्ट स्टेप, Click on the highlighting next button to see further process. फर्स्ट स्टेप सब अपनी कॉपीज में देखेंगे। सब फटाफट से कॉपी में देखेंगे। कल जो मैंने लिखवाया था स्टेप नंबर 1 इज चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड में आपने देखा होगा एक एंजाइम था, एक एनर्जी थी और एक अमीनो एसिड था। एक कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स। क्या ये सबको दिख रहा है? ठीक है, ये सबको दिख रहा है? नोट्स में कल लिखवाया था मैंने। आज बच्चों हम यही करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप ही हो चुका है। ये आपका एंजाइम है, ये आपका अमीनो एसिड था, एटीपी आया और इसे एनर्जाइज करके चला गया। इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या था? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी कि टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड को लगाना इज कॉल्ड एज चार्जिंग या अमीनो एसाइलेशन। ये वो वाला स्टेप है। The first step is initiation, in which a small subunit of ribosome and the first tRNA molecule with amino acid methionine are attached with the AUG codon of mRNA. Click on the highlighting next button to see the formation of the initiation complex. तो सबसे पहले छोटी यूनिट आती है, बड़ी यूनिट आती है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी कम इन नीट एग्जाम। पहले कौन सी सब यूनिट आती है? छोटी सब यूनिट आती है या बड़ी सब यूनिट आती है? तो बच्चे पहले स्मॉल सब यूनिट आती है राइबोसोम की। जब ये अटैच करता है तो ये वहां अटैच करता है जहां पे एयूजी प्रेजेंट है। ये एयूजी से कैसे पता लगेगा? क्योंकि इसके पास भी आरआरएनए है। वो आरआरएनए इसके साथ कॉम्प्लीमेंट बनाएगा और बताएगा कि देखो यहाँ पे आपका एयूजी है। ठीक है, और इसके ऊपर एयूजी के ऊपर जो टीआरएनए है उसके एंटीकोडोन सीक्वेंस आप देखिए। देखिए मैं अब इसे जूम करके दिखा रही हूँ। देख रहे, देखिए सब कैसे ज्वाइनिंग हो रही है। स्टार्ट कोडोन है एयूजी, टीआरएनए पे एंटीकोडोन है, ए का यू का ए, जी का सी। तो एंटीकोडोन पे यूएसी सीक्वेंस है और कोडोन पे क्या सीक्वेंस है? एयूजी। ठीक है,
ये हमारा क्या है, स्टार्ट कोडोन है, ये हमारा एंटी कोडोन है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो टीआरएनए इसके ऊपर आके जुड़ जाता है, और टीआरएनए के पास इस सीक्वेंस का स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, वो है मीथियोनिन। तो जहां एयूजी होगा तभी मीथियोनिन आएगा, और किसी कोडोन पे मीथियोनिन नहीं आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक होता है, यही जेनेटिक कोड है हमारा। ठीक है बच्चों, ये वाला स्टेप भी सबको समझ में आया। ये वाला जो रीजन है ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है इस रीजन का नाम क्या होगा? जो आगे वाला रीजन आप देख रहे हैं वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। जो रीजन यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं हो रहा है क्योंकि एयूजी बीच में प्रेजेंट है, स्टार्टिंग में नहीं है। दिस रीजन ऑफ एमआरएनए इज कॉल्ड एज यूटीआर और अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, अब इसको जूम आउट करते हैं एक सेकेंड। अब ये देखिए बच्चों, ये पूरा समझ में आ गया ना। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद आएगी बड़ी large subunit of ribosome with 3 sites attaches to the mRNA forming initiation complex. Click on the highlighting next button to see the process of elongation. अब यहाँ पे लार्जर सब यूनिट भी आके जुड़ गया जो 50s है, नीचे वाली क्या है 40s, ठीक है 30s। एक सेकेंड, ये प्रोकैरियोटिक का बता रहे हैं क्या फिर 30s होगी, प्रो का है ये। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आप देखेंगे पहली साइट है ए मींस अराइवल ऑफ टीआरएनए, पी पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनती है, ई एग्जिट ऑफ एम्प्टी टीआरएनए क्योंकि वो पीछे अमीनो एसिड दे चुका है तो वो खाली हो चुका है। तो इसके पास 3 सब यूनिट है ए पी ई। जल्दी लिखेंगे सब चैट बॉक्स में, यस। नहीं लिखा तो घर भेजूंगी, नहीं लिखा तो घर भेजूंगी। जल्दी बताओ क्या क्या साइट है ए पी ई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इतना जुड़ चुका है, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा, ये साइट है। अब आगे चलते बच्चों। Elongation is when the polypeptide chain gets longer. More देखो ये यहाँ पे घूमता जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, और देखो कैसे हो रहा है। occurs at the peptidyl site. Click on the highlighting next button to see elongation is when the polypeptide chain gets longer. More tRNA molecules वापस से देखो, elongation is when the polypeptide chain gets longer. More tRNA molecules land on the acceptor sites and peptide. देखो कितना धीरे धीरे है, देखो polypeptide chain gets longer. More tRNA molecules land on the acceptor sites and peptide bond formation occurs at the peptidyl site. देखो कितना खूबसूरत 3D है। ये वाला स्टेप जो मैं कल आपको ऐसे कर करके बता रही थी कि ये जो पूरा राइबोसोम है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट, ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। जब इसके ऊपर स्लाइड करता है तो ये वाला ए साइड पे जाएगा, जो यहाँ पे था वो पी पे खिसक जाएगा, जो यहाँ पे था ये ई पे खिसक जाएगा। समझो बेटा, हाँ ये देखो ये वाला इधर आएगा ए पे, जो यहाँ पे था वो पी पे चला जाएगा, जो पी पे था वो ई पे चला जाएगा, और ई से वो बाहर हो जाएगा, और ये आगे और खिसक जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिप्ले देख लो स्लो मोशन में। Elongation is when the polypeptide chain gets longer. More tRNA molecules land on the acceptor sites and peptide bond formation occurs at the peptidal site. ये ए पे आ गया, फिर पी पे जाएगा, फिर ई पे। ये देखो पीछे देखो अमीनो एसिड की चेन बनती हुई, ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन बना रहा है, पी साइड पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। वापस देख लो एक बार। Elongation is when the polypeptide chain gets longer. More tRNA molecules land on the acceptor sites and peptide bond formation occurs at the peptidyl site. अभी बताती हूँ कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तुम मेरे प्यारे बच्चे। आप कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे थे कि यूटीआर का क्या काम है? यूटीआर का कोई काम नहीं है, वो पहले का रीजन है जो अनट्रांसलेटेड रीजन है। ठीक है बच्चे, वो पहले का एरिया था। एयूजी से स्लाइड होना शुरू होगा जब तक स्टॉप कोडोन नहीं आ जाएगा। ये स्लाइडिंग कब रुकेगी? जब स्टॉप कोडोन आएगा। ठीक है, अब ये इलोंगेशन Click on the highlight. अब टर्मिनेशन देखो ध्यान से। Elongation process continues till the ribosomal units reach the stop codon. Stop codons do not code for any amino acid, so no tRNA molecule attaches with it. अब स्टॉप कोडोन आ जाएगा। देखो UAA आ गया स्टॉप कोडोन, यहाँ पे UAA, इसका कोई टीआरएनए होता ही नहीं है, प्रोसेस रुक गई बीच में। देखो रुक गई प्रोसेस। जैसे ही UAA
या UGA या UAG आएगा। देखो प्रोसेस रुक गई, Click on the टर्मिनेशन हो गया। highlighting next button to see the termination of translation. क्यों टर्मिनेशन हो गया? क्योंकि स्टॉप कोडॉन का कोई अपना TRNA ही नहीं होता है, इसलिए। वापस इस स्टेप को देखेंगे सब बच्चे। Elongation process continues till the ribosomal units reach the stop codon. Stop codons do not code for any amino acid, so no tRNA molecule attaches with it. ठीक है, अब आगे चलते हैं। In the end, both the ribosomal subunit, tRNA molecule, and polypeptide chain detach from the mRNA. This polypeptide chain then forms protein, which completes the translation process. निकल गया बन के, खत्म काम, खत्म। एम्प्टी टीआरएनए का क्या होता है? वो वापस अमीनो एसिड लेकर आता है ना, ये साइकिल है मेरे बच्चे। जैसे लोडिंग होती है ना, माल की लोडिंग, जैसे कि तुम गेस्ट आए, ठीक है, अब तुम गए, वहां से तुमने प्लेटें उठाई, फिर तुमने प्लेटें अंदर रखी, फिर आए, फिर प्लेटें उठाई, फिर अंदर रख कर आए किचन में, फिर आए, फिर प्लेटें उठाई, फिर अंदर रख कर आए। याद है ना जब तुम ऐसे करते हो, जब घर में बुआ आती है, काम करते हो, यही काम टीआरएनए का है। आएगा, फिर अमीनो एसिड देगा, फिर जाएगा बेचारा खाली होके, फिर अमीनो एसिड लेगा, फिर आके देकर जाएगा चेन में, फिर आगे जाएगा खाली होके। वही 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 काम ये भी कर रहा है, ठीक है, ओके। Elongation process continues till the ribosome. अच्छा, आज हमें लैक ओपेरॉन भी करना है, रेप्लिकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कल होगा ये, ठीक है, ओके बच्चों। तो सबसे पहले पढ़ा दिया जाए बच्चों को। एक सेकेंड, स्लाइड और ऐड कर रही हूँ मैं। ओके, सो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया था, इलोंगेशन स्टेप तक। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है पूरा टॉपिक? मैंने कहा था ना, एक बार विजुअलाइजेशन होगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आया समझ में? आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? शानदार, चलो यही सुनना था मुझे, शानदार तरीके से समझ आ गया ना, बस ठीक है। तो अब मैं इसकी पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अरे इलोंगेशन के स्टेप लिखवा देती हूँ। टीआरएनए loaded with amino acid enters at A site of ribosome. The same tRNA shifts to P site and finally takes exit from E site. During this process, amino acid is added to protein chain. Yes, bhai. Bacha party, what is the last step?
Anybody who can help me with the last step of the process? क्या है लास्ट स्टेप? लास्ट है भाई, चलो अब खत्म किया जाए। जब तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा तो मैं भी लास्ट क्लास में यही बोलूंगी, भूल के न जाओ मेरी जान। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है? टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। टर्मिनेशन। सो टर्मिनेशन कब होता है? द प्रोसेस टर्मिनेट्स व्हेन वी हैव स्टॉप कोडोन इन mRNA। ठीक है, एज वी नो stop codon do not have any tRNA. Therefore, the translation process terminates as stop codon appears on mRNA sequence. फिर आते हैं यूकैरियोट्स में। एक बेटा फेयरवेल स्पीच तो बनती है, जब प्रोसेस खत्म होती है तो एकदम से छोड़े नहीं छोड़ते। वो होता है ना, एक्स की यादें जब तक फेंकोगे नहीं, तो रिलीजिंग फैक्टर्स कहते हैं। प्रोसेस तो खत्म हो गई, अब प्रोटीन को छोड़ना भी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? रिलीजिंग फैक्टर्स। जैसे कि यूकैरियोट्स में है यूकैरियोट रिलीजिंग फैक्टर 1, ठीक है, और वहीं पे प्रोकैरियोट्स में रिलीजिंग फैक्टर 1 एंड रिलीजिंग फैक्टर 2। ये दोनों क्या करते हैं? हेल्प रिलीज द अमीनो एसिड चेन, हेल्प रिलीज द प्रोटीन चेन। ये दोनों हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ प्रोटीन चेन। ठीक है बाबू लोग? ये है पूरा ट्रांसलेशन। आई होप ट्रांसलेशन का टॉपिक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो, विजुअलाइजेशन से लेके, क्योंकि इसका विजुअलाइजेशन ही है। जो मैंने लिखवाया क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, जो भी मैंने लिखवाया है। अब इसमें कॉन्सेप्ट छोटा सा और मुझे बताना है, पॉलीजोम का, पॉलीराइबोसोम का। लिख लीजिए सब, जब लिख ले तो बता देना। क्रिश, ये तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, बट हाँ एग्जैक्ट टाइम तो मुझे भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा। ये मैं चैट जीपीटी से आज पूछ के बताऊंगी तुम्हें। जेनजी टीचर, यू नो। चले आगे, आइए बच्चों। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसके बारे में हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा है, और यहाँ पे हम फिर से पढ़ेंगे। पॉलीजोम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम। कोई भी बच्चा जो मुझे बता सकता है इसके बारे में, जिसने मेरे साथ सेल चैप्टर पढ़ा हो? पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, प से पारो, ठीक है, यस, प से पारो होती है, प से पॉलीजोम होता है, प से प्रोकैरियोट्स होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा शब्द है, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के लिए है। किसके लिए? सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल। ये सिर्फ बैक्टीरिया में देखा जाता है, क्योंकि मात्र 20 मिनट में वो रेप्लिकेट कर जाते हैं, वो सेल डिवाइड कर जाते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, तो इसमें हर प्रोसेस बहुत जल्दी होती है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर क्या है, ये इनका mRNA है, क्या है mRNA 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये mRNA किसका है बच्चों, बैक्टीरियल mRNA। यहाँ पे मान लीजिए AUG है, यहाँ पे मान लीजिए UAA है, ये स्टार्ट कोडोन है, स्टॉप कोडोन है। अब यहाँ पे एक एक राइबोसोम आके काम नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला आएगा राइबोसोम, ये देखिए ये आएगा, ये आगे खिसकता जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, ऐसे। तो यानी कि एक ही mRNA पे 5-5 हजार राइबोसोम्स लगे होते हैं, जिससे कि जल्दी से प्रोटीन बनाया जा सके और जल्दी से सेल डिवीजन हो सके। ठीक है बच्चों, तो ऑन अ सिंगल mRNA वी हैव मल्टीपल राइबोसोम्स which are doing translation in prokaryotic cell which speeds the process of protein formation. समझ आया नहीं आया, what is polyribosome? So on a single mRNA multiple ribosomes are working to produce multiple protein chains at the same time in prokaryotic cell. मैम बट वहां बीच में AUG नहीं है, क्यों? ये बीच में ही तो बनाया मैंने, स्टार्टिंग से थोड़ी बनाया है। कैसे कैसे सवाल करते हो तुम लोग, हाँ? पता है हमारे समय में हम टीचर से सवाल नहीं पूछ पाते थे, कैसे कैसे सवाल तो तुम छोड़ो। खौफ में रहते थे हम, खौफ में। आजकल तुम खौफ में नहीं रहते मेरे। मैम बट वहां बीच में AUG नहीं है, कहाँ वहां पे? मैम सिंगल राइबोसोम भी तो ज्यादा प्रोटीन बना सकता है ना, कैसे बना देगा? एक ही तो चक्का काट रहा है, एक ही तो चेन बना रहा है वो। अब सोचो, तुम्हारी बुआ आई है घर पे दिवाली पे, अब तुम दिवाली का सामान उनकी गाड़ी में लोड करना है। अब सिर्फ दुर्गेश काम करेगा तो समय लगेगा ना, वहीं पे दुर्गेश के 2 बहन भाई और काम करेंगे, 3 मिलके सामान की लोडिंग करेंगे उनकी कार की डिक्की में, तो बताओ काम जल्दी होगा या धीरे? तो अपनी ना डेली लाइफ के एग्जाम्पल यूज किया करो, कहीं दूर मत जाया करो लाइफ में। यहाँ पे एक mRNA है, ठीक है, यहाँ पे 3 राइबोसोम काम कर रहे, तो 3 प्रोटीन चेन बनेगी सेम टाइम पे, एक के पीछे एक लगा हुआ है, ठीक है। और वहां दुर्गेश भाई अकेले कर रहे हैं, बताओ भाई, अब तुम ही बता दो। ठीक है, अरे जोड़ना क्यों है बेटा यश इन सबको? व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस 4 प्रोटीन चेन? दीज आर 4 इंडिपेंडेंट प्रोटीन चेन्स formed by 4 independent ribosomes. Why you want to join it? अरे 4 हैम्पर रखे है ना बुआ की गाड़ी में, तो 4 हैम्पर को जोड़ना क्यों है? 4 अलग अलग पैकिंग में दिया है ना दादी ने, 4 को जोड़ के थोड़ी देना है। गांव से थोड़ी जा रही है बुआ, शहर वाली बुआ है, हर चीज पैकिंग में जाती है बुआ की। पहले की तरह थोड़ी गमछा में लिपेट के ले बिटिया ये ले ले, बस यही आया, यही लाए हम तुम्हारे लिए, ऐसे थोड़ी होता है। 4 डिफरेंट हैम्पर है, चारों अलग से जाएंगे पैकिंग में, साथ में जोड़ के थोड़ी जाएंगे। कैसी बातें करते हो, बुआ लेगी ही नहीं तुम्हारी। चलो आ जाओ। अब समझ में आ गया क्या हो रहा है इधर? जोड़ना नहीं है प्रोटीन चेन को, सब अलग अलग है। ये वाला पहले यहां चला गया, फिर दूसरा आया, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऐसा नहीं कि ये यहां पे एंट्री ले रहा है गधो। ओह
My God, now I understand these gadhas are thinking what. ये सोच रहे हैं कि ये वाला राइबोसोम यहाँ आया है सीधा। अरे 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 अरे, ये अड्डा 24/7 का प्लेटफॉर्म नहीं होता ना तो आज गाली खाते तुम मेरे से। निकम्मों की फौज, सारे यहीं से एंट्री लेंगे। ये स्लाइड करके यहाँ तक पहुंचेगा, इतना दूसरा आ जाएगा यहाँ पे। ये स्लाइड करके यहाँ तक पहुंचेगा, इतना तीसरा आ जाएगा एओजी से। नहीं, बीपी नहीं बढ़ाना बिल्कुल भी। पता है कर, मैं तुम्हें सब गधे हैं, बिल्कुल बीपी नहीं बढ़ाओ। ऐसी उम्र बढ़ा देंगे मेरी गधेपन के साथ। आज का 7th टॉपिक करेंगे अब हम। ये तो क्लास ही नहीं चलने देंगे, ट्रांसलेशन में ही क्लास निकाल देंगे वरना। यस, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अरे कोई प्यारे बच्चे नहीं हो तो मक। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये हमारा 7th टॉपिक है चैप्टर का। जैसे पता है आपको 10 टॉपिक है, 7वां मैं करा रही हूँ आज। कोई नहीं बेटा, मैम वो डिफरेंस प्रोटीन चेन में बनाए गए एक, मेरे को ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बेटा। एक एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम आते हैं, बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं, बस खत्म कर दे इस बात को। मैं समझाना ही नहीं चाहती, गंदी टीचर हूं मैं समझाना नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस, आई एम अ बैड टीचर। चलो आओ इधर। तो बेटा सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जैसे कि आपको पता है कि एक्सप्रेशन में काफी टाइम लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत शांत टाइप, उन्हें बहुत पोक करना पड़ता है तब जाके वो गुस्से में आते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ना भी करो तो ये चिड़चिड़े रहते हैं। जैसे नीट एस्पिरेंट्स, कुछ भी ना करो ये गुस्सा कर देते हैं घर में। अरे मैं पढ़ रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा क्या? फिर मम्मी ये बात बोलते, फिर रिजल्ट का है, बस आप रिजल्ट के पीछे पड़ी रहा करो। फिर मम्मी ये बोलते तो और किसके पीछे पढ़ो। तो ये गुस्सा हो जाता है, ईगो पे ले लेते हैं। तो बेटा ये एक्सप्रेशन है, कुछ जल्दी एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लेट एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही जीन का भी एक्सप्रेशन है, बट रेगुलेशन होता है हर चीज पे। जैसे कि एक नीट एस्पिरेंट अपने टीचर के आगे इतना मुंह नहीं खोलेगा जितना वो अपनी मम्मी के आगे मुंह खोलता है। ठीक है, पता है ना, टीचर पूछ लेगी 2 सवाल और नहीं आया तो क्लास में बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कहाँ पे कैसा होना है, ये जीन का भी होता है जैसे आपका होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब आते हैं इधर। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ई कोलाई का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ई कोलाई में अगर हम देखें तो एक ही कंपार्टमेंट है, और वो क्या है? साइटोप्लाज्म। सब चीजें इनकी यहीं पे होती है। ये इसकी सेल वॉल, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका न्यूक्लियोइड, ये रहा ये न्यूक्लियोइड जहां पे इसका जेनेटिक मटेरियल है, और यहीं पे इसका रेप्लिकेशन हो रहा है, यहीं पे एमआरएनए बन रहा है, और यहीं पे एमआरएनए से प्रोटीन भी बन रहा है। सब चीजें यहीं पे होती है, एक ही जगह पे सब चीजें हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई जीन कुछ रेगुलेशन है किसी स्टेप पे? नहीं नहीं नहीं। 20 मिनट्स में तो बेचारा सेल डिवाइड कर ले रहा है पूरा। क्या करोगे? यहाँ पे कोई भी एक जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन नहीं है। सब चीजें एक साथ हो रही है, कोई रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, सोचिए एक ही कमरा है, वहीं नहा रहे हैं, वहीं धो रहे हैं, वहीं पे खाना खा रहे हैं। क्या करें? क्या हाइजीन मेंटेन करें? क्या रेगुलेट करें? क्या कर सकते हैं? एक ही कमरा है, वहीं नहिएगा, वहीं धोइएगा, वहीं खाइएगा, वहीं पकाइएगा, वहीं पढ़िएगा। ओह सॉरी, कोटा के बच्चों की याद आ गई है एग्जाम्पल के साथ। चलो चलो, तो यहाँ पे रेगुलेशन कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे भी इनके साथ ऐसे ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे नो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन as all processes occurs in cytoplasm one after another.
ठीक है, अब आते हैं रेगुलेशन इन यूकैरियोटिक सेल। चलिए आइए यूकैरियोटिक सेल पे आते हैं। क्या लगता है यूकैरियोटिक सेल में रेगुलेशन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बहुत सारे लेवल्स पे होगा। जैसे पहला रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पहला लेवल 1 क्या है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल, कि ढंग से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल 2। लेवल 2 क्या है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लेवल। भाई मान लो कैपिंग नहीं हुई, आरएनएस कहेगा हुड़ी बाबा आज इसका खा जाऊंगा क्योंकि कैप पहन के नहीं आया है। टेलिंग नहीं हुई, आज पीछे से खाइएगा, यस, आगे से नहीं। तो यही चीज है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लेवल, ढंग से नहीं होगा तो खा जाएगा आरएनएस। लेवल 3 अब वो बाहर आ चुका है, यानी कि अब कौन सा है? ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म, ढंग से दीदी पहुंची या नहीं पहुंची? ससुराल घटिया सोच, ये देखिए नालायक है बिल्कुल, बिल्कुल छोड़ देते। भाई भाइयों को देखा करो कितने खुश होते हैं जब बहन की विदाई हो रही होती है, पूरा धक्का लगाते हैं गाड़ी को, बस चली जा अब तू, यस अब तो बस चली जा। फुल। लेवल 4 कौन सा बच्चों? ट्रांसलेशनल लेवल। ट्रांसलेशन ढंग से हो रहा है या नहीं? प्रखर कह रहे नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं। आई नो बेटा, आई नो। मुझे आज भी याद है मेरी विदाई 1 बजे ही हो गई थी, बहुत जल्दी थी मेरे ससुराल वालों को मुझे ले जाने की। मेरे भाई को पता लगा ये तो 1 बजे ही ले जाना चाह रहे हैं बहन को, सबको पता चला, खाना छोड़ के आ गए कि नहीं पहले ये काम कर लेते हैं, इसको भेज के आराम से खाएंगे। फटाफट आए, कह रहे ले जाइए, फिर भेज के फोटो भेज रहे हैं, अब हम सब बैठ के आराम से डिनर कर रहे हैं, तू भी कर लियो जाके खाना खा लियो ससुराल में। मैंने कहा ओके खा लूंगी। फिर होटल बुक कर रखा था, फिर आराम से सो गए। अगले दिन सुबह कह रहे हैं एवरीबडी हैविंग गुड ब्रेकफास्ट। फिर मैंने कहा ओके। फिर 12 बजे अपना चेकआउट करके घर चले गए। देखा, वेरी कैजुअल। मैं अब शर्माती थी, हाँ हाँ मैं अभी बहुत शर्माती हूँ, तुम्हें यकीन नहीं होता क्या मुझे देख के? चलो लिख लिया सबने ये भी? तो अरे सबसे ज्यादा शर्म वाली कोई एजुकेटर है पूरे यूट्यूब पे वो मैं ही तो हूँ। हम्म, हो गया। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हमारा टॉपिक है लैक ओपेरॉन। 8th टॉपिक आज का, लैक ओपेरॉन।
चलिए इसके लिए 3D पे चलते हैं, एक बार 3D से देख लेते हैं, फिर जैसे हम पढ़ते हैं वो तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अरे वो नंबर याद किया क्या तुमने? कोई तो बच्चा वो नंबर याद कर लो भाई, बार बार मुझे नंबर डालना रहता है। हाँ, जेकब एंड मोनोड वाला वही करेंगे अब। This experiential module covers lac-operon in detail with best visualization. Lac-operon is a group of genes with a single promoter that encodes genes for the transport and metabolism of lactose in E. coli and other bacteria. Here, lac refers to the lactose. Click the highlighting next button to view the bacterial chromosome clearly. अब मैं बोलती हूँ, ठीक है। Okay. So here I'm going to tell you about the bacteria and the bacterial lac operon. ठीक है? When the operon has only one promoter and many genes working together, it is called as lac operon. This lac operon concept was given by Jacob and Monod. Click on the highlighting button. तो बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट है जेकब एंड मोनोड का, जिन्होंने ये बताया। यहाँ पे हम पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन पढ़ेंगे, जहां बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स एक साथ लगे होते हैं, एज वी सी इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। Here is the bacterial chromosome containing the lac-operon genes. Click the highlighting region to see how these genes function in the presence and absence of lactose. ठीक है। So here we are going to understand how this bacterial chromosome will work in the presence and absence of lactose. यहाँ पे बहुत सारे एक साथ आप देख रहे हैं In structural lac-operon, genes. a polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory genes. Such arrangement is very common in bacteria and is referred to as operon. The lac-operon consists of one regulatory gene and three structural genes, Z, Y, and A. Now, click on the buttons in the levels panel to learn about them. देखो, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप प्रमोटर देख रहे हैं। प्रमोटर इज अ सीक्वेंस जिससे क्या जुड़ता है, अब जल्दी जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, अभी पूरा समझा देती हूँ। तो प्रमोटर वो साइट होती है जहां से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है। ये डीएनए का सेगमेंट है। हमने बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे ये जीन्स प्रेजेंट थे, ये डीएनए है बैक्टीरिया का, उसके ऊपर प्रमोटर सीक्वेंस है जिससे क्या जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। फिर आरएनए पॉलीमरेज के बाद यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन है जिससे प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है बच्चों, ये भी नीट का क्वेश्चन रह चुका है। सो ये जो हमारा रेगुलेटरी जीन है, ये क्या बना रहा है, प्रोटीन। ये प्रोटीन दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये इनहिबिटर हो सकते हैं या ये स्टिमुलेटर हो सकते हैं। इनहिबिटर है तो काम होने नहीं देगा ट्रांसक्रिप्शन का, स्टिमुलेटर है तो काम होने देगा ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। ये फिर से क्या है, प्रमोटर है। ये प्रमोटर फिर से जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। अब जो ये प्रोटीन बनाया रेगुलेटरी जीन ने, ये कैसे इंश्योर करेगा कि ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा। अगर इनहिबिटर है तो वो ऑपरेटर से यहाँ पे जुड़ जाएगा। जब वो जुड़ जाएगा ऑपरेटर से, तो ये आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने नहीं देगा। किसको आगे जाने नहीं देगा, आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने नहीं देगा। ये यहाँ पे जुड़ गया, देखो यहाँ पे जुड़ गया, तो ये आगे जाने नहीं देगा आरएनए पॉलीमरेज को, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से काम करता है। अब आते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, देखते हैं क्या होता है। The repressor gene I synthesizes repressor mRNA which forms repressor protein. Click the highlighting next button to see what happens in the absence of lactose. जब लैक्टोज नहीं है तब रिप्रेसर ने बनाया रिप्रेसर एमआरएनए, ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन।
अब ये रिप्रेसर In प्रोटीन the क्या absence करेगा? of an inducer, lactose, the repressor remains active and it binds to the operator region. जुड़ गया Click the ऑपरेटर से। highlighting next button to proceed. तो ये रिप्रेसर प्रोटीन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज किससे जुड़ जाता है? ऑपरेटर से। जुड़ गया। This in result prevents RNA polymerase from transcribing the structural genes. आगे जा ही नहीं पा रहा No है। transcription takes place. नो, Now, आगे नहीं जा पा click रहा on है। another button in the levels panel to learn about it. देखो कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं। लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम नहीं बनेगी। क्यों एंजाइम नहीं बनेगी? क्योंकि मेटाबॉलिज्म किस चीज का करोगे जब लैक्टोज है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। The repressor gene I synthesizes repressor mRNA which forms repressor protein. Click the highlighting next button to see what happens in the presence of lactose. अब अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, दोनों ही सिचुएशन में रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा नहीं बनेगा, तुम्हारा जवाब क्या होगा? पहले तो ये बताओ। ये है आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। दोनों ही सिचुएशन में, चाहे लैक्टोज है या लैक्टोज नहीं है, दोनों ही सिचुएशन में रिप्रेसर जीन रिप्रेसर बनाएगा। दोनों ही केसेस में। देखो कितना अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नीट के लिए यहां से बनता हुआ। जिसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है वही जवाब दे सकता है, वरना बच्चों को लगेगा जब नहीं होता है लैक्टोज सिर्फ तभी बनता है रिप्रेसर, बट ऐसा नहीं है। दोनों ही केसेस में रिप्रेसर बन रहा है। देख रहे हो ना? The repressor binds to the operator region again. Click the highlighting next button to proceed further. अब देखो आगे क्या हो रहा है। In the presence of an inducer, lactose, it inactivates the repressor by changing its shape, which prevents binding of the repressor to the operator region. ये देखो, Click the highlighting next button to proceed further. ये देख रहे हो? अब ये जो लैक्टोज है वो लैक्टोज जुड़ गया रिप्रेसर से, जिससे उसकी शेप बदल गई और वो अब ऑपरेटर से जुड़ नहीं पा रहा है। तो यानी अब आरएनए पॉलीमरेज के लिए पूरा रास्ता खाली है। ये देखो, Thus, RNA polymerase transcribes the structural genes and produces mRNA. Click the highlighting next button to proceed further. हो गया ना ट्रांसक्रिप्शन? ठीक है, यस। तो ये क्या है? लैक एमआरएनए बन गया। After transcription, the process of translation occurs which forms 3 different polypeptide chains, which forms 3 different proteins. The Z gene codes for beta-galactosidase, the Y gene codes for permease, the A gene encodes a transacetylase. These 3 work together to break down lactose. You can click the reset button to view the entire process again or click on another button in the levels panel to learn about it. यस बच्चों, समझ में आ गया पूरा? किसी बच्चे को कोई भी डाउट? बिल्कुल ऐसे ही होता है। स्लाइड हुआ, स्लाइड नहीं हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, बस यही है पूरा। अब इसके बाद आई थिंक हमारा एक रह गया होगा, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ओपेरॉन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, फिंगरप्रिंटिंग मुझे दिखाना है। ठीक है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तो आज की क्लास में हम लैक ओपेरॉन करेंगे। बेटा बताइए, देखो थियोरी और कॉन्सेप्ट तो मैं ही करवाऊंगी आपको, बट यहाँ तो बताइए सबको समझ में आ गया? काफी हद तक तो आ ही गया होगा विजुअलाइजेशन से। अब हम रिवाइज करते हैं पूरे टॉपिक को एक बार। क्या काम होते हैं ट्रांस एसिटाइलेज, ये सब मैं बताऊंगी। ठीक है, ये सब डिटेल में मैं बताऊंगी। आइए बच्चों, लैक ओपेरॉन इंट्रोडक्शन पे चलते हैं इसके। Introduction. Firstly, the concept of operon was elucidated by dash and dash. Jacob and Monod gave the concept of operon in बैक्टीरिया। नाउ व्हाट इज अ ओपेरॉन? अब इस सवाल पे आते हैं। ओपेरॉन क्या होता है? व्हेन
many structural genes are present together with a single promoter gene site. This arrangement is called operon. ठीक है? This is polycistronic arrangement. This operon system you find only in prokaryotes. यूकैरियोट्स में ये सिस्टम नहीं होता है. वहां हर काम तसल्ली से होता है. ठीक है? क्या होता है? हर काम तसल्ली से होता है. वहां ऐसे नहीं होता है. अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे. ओपेरॉन का स्ट्रक्चर बता देती हूँ. स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन. तो पीपोजया, देखो हम तो भाई ऐसी ही देसी ट्रिक बना के बच्चों को याद करा देते हैं. दिस इज पीपो, ये हो गए रेगुलेटरी, ये हो गए जया, ये हो गए स्ट्रक्चरल जीन्स, यानी कि जो प्रोटीनेशियस चेन बनाएंगे. पीपोजया, तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स, और ये वाले हो गए हमारे रेगुलेटरी जीन्स. ये अब इस पीपोजया में व्हाट इज पी, अब तो आप बता सकते हैं. तो ये हमारे डीएनए का सीक्वेंस है 3 प्राइम 5 प्राइम. दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम. दिस इज एंटायर इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें पी से. नाउ व्हाट डज पी स्टैंड फॉर? जितना क्लास में बताओगे याद करके जाओगे, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो. पी से क्या है? प्रमोटर. पी से क्या है? प्रमोटर. आई होप बच्चों आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आया. जो पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं, जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं, वो अलग सिनेरियो है. बट आई जस्ट होप कि आपको इस चैप्टर में मजा आया हो पढ़ने में, जेनेटिक्स में अच्छा लग रहा हो आपको. तो प्रमोटर क्या है? It is a sequence of nucleotide which encourages the binding of RNA polymerase. ठीक है? Sequence of nucleotide which promotes binding of RNA polymerase. अरे नेक्स्ट है हमारे इसमें आई. आई क्या है बच्चों? आई क्या था? रिप्रेसर प्रोटीन, रेगुलेटरी सीक्वेंस, रेगुलेटर. Regulator. So this regulator, sequence of nucleotide which forms repressor mRNA which later translates into repressor or inhibitor protein which binds to operator site to switch on or off transcription of structural genes.
नेक्स्ट ओ, ऑपरेटर, sequence of nucleotides which binds to repressor protein. ये कौन से हैं हमारे रेगुलेटरी जीन्स, ये हमारे सारे तीनों के तीनों क्या है, रेगुलेटरी जीन। लिख लो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। चले बच्चों आगे। मैम दो प्रमोटर क्यों होते हैं, एक दूर होता है एक पास होता है, अगर देखो तो स्ट्रक्चरल जीन्स, ओके बच्चों, स्ट्रक्चरल जीन में सबसे पहले है लैग जेड जीन। लैग जेड जीन क्या बनाएगा, कौन सा एंजाइम बनाएगा, सबसे पहले बनाएगा लैग जेड एमआरएनए, ठीक है, जीन ट्रांसक्राइब्ड इनटू लैग जेड mRNA which is later translated into beta galactosidase enzyme। और इस एंजाइम का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम? ये लैक्टोज पे काम करेगा, किस पे काम करेगा, ये लैक्टोज पे, ये एंजाइम। लैक्टोज क्या होती है हमारी, मिल्क शुगर, ये लैक्टोज पे काम करेगा एंजाइम और उसको तोड़ देगा, किस में मेटाबोलाइज करेगा, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, फिर बैक्टीरिया से यूज करेगा। बैक्टीरिया डाइसैकेराइड शुगर यूज नहीं कर पाता, उससे पहले मोनोसैकेराइड में बदलना पड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट लैक वाई जीन। लैक वाई जीन ट्रांसक्राइब्ड इनटू लैक वाई एमआरएनए, और इस एमआरएनए के ट्रांसलेशन से कौन सा एंजाइम बनता है बच्चों, परमीएज। कौन सा बनता है एंजाइम, परमीएज। परमीएज का काम क्या है, टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल फॉर लैक्टोज शुगर, जैसे कि लैक्टोज अंदर आ सके मेटाबॉलिज्म के लिए। दिस एंजाइम increases permeability
of bacterial cell for lactose sugar. LAC A gene. This transcribed into LAC A mRNA, which is later translated into enzyme trans-acetylase. नाम से कुछ पता लग रहा है? ट्रांस-एसिटाइलेज. हाँ बेटा फातिमा. To transfer acetyl group to beta galactosidase enzyme. This enzyme transfers acetyl group to beta galactosidase. ये था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ लैकोपेरॉन. अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर किया है, अभी हमने कोई फंक्शनिंग नहीं की है. लिखिए सब इसको. डन. अब आते हैं केस 1 लेते हैं. केस 1 कौन सा हमारा? when lactose is absent in the medium. है ही नहीं लैक्टोज. जब लैक्टोज है ही नहीं तो मेटाबॉलिज्म क्यों ही करना है भाई? सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे. ये हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम डीएनए. ये आ गया हमारा पीपो. जया जी जो हमेशा गुस्से में रहती है मीडिया के आगे. ठीक है, पीपो जया. अब यहाँ पे लैक्टोज है नहीं. ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज. ये हमारा एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जो चाह रहा है कि मैं ट्रांसक्रिप्शन करूं. क्या करूं? ट्रांसक्रिप्शन करूं. बट हो क्या रहा है? ये रिप्रेसर बना रहा है. रिप्रेसर एमआरएनए. इस रिप्रेसर एमआरएनए से ट्रांसलेशन के बाद बन रहा है रिप्रेसर प्रोटीन. ये बन गया हमारा रिप्रेसर प्रोटीन. अब इसकी शेप चेंज करने के लिए कोई है ही नहीं. ये हो गया ट्रांसलेशन, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन. अब मेरे प्यारे बच्चों इसकी शेप चेंज करने के लिए कोई नहीं है. मीडियम भाई जिसमें ग्रो करते हो बैक्टीरिया को उसे मीडियम कहते हैं. ड्रोसोफिला को जिसमें पैदा करवाई थी उसको क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं. ठीक है. अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जा रहा है कहाँ पे? ऑपरेटर पे. ये जुड़ गया हमारा रिप्रेसर प्रोटीन.
जब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ता है तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं पहुंच पाता स्ट्रक्चरल जीन के पास, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है। ठीक है, समझ आया नहीं आया डायग्राम? तो इस केस में क्या हो रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू operator site and blocks passage of RNA polymerase. Therefore, no transcription. नहीं हुई ट्रांसक्रिप्शन जब लैक्टोज एब्सेंट होता है मीडियम में। ठीक है भाई, समझ आना चाहिए सबको। नाउ केस 2, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडियम जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं। पीपो जया, आ जाओ। याशी बेटा, फिर तो आप पूरा पढ़ो। क्या पढ़ते हैं ना क्लास के बाद एनसीईआरटी? जस्ट आस्किंग, क्या आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना क्लास के बाद? फिर क्या कर रहे हो भाई लोगों जिंदगी में? देखो, ऑन एन एवरेज इस चैप्टर में मैंने हर क्लास में आपको सिर्फ 2-2 टॉपिक्स कराए हैं, सिर्फ 2-2 टॉपिक्स। मैंने ज्यादा आपको ओवरलोड नहीं किया क्योंकि मुझे पता है चैप्टर टेक्निकल है। अगर मैं एक क्लास में 3-3 टॉपिक कराऊंगी तो बच्चे के दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। तो बहुत स्लो मैंने ये चैप्टर कराया। हर क्लास में 1 या 2 टॉपिक से ज्यादा मैंने नहीं कराया क्योंकि मुझे पता है ये चैप्टर में खिचड़ी बनने वाला काम हो सकता है। जब से जेनेटिक्स शुरू हुई है बहुत आराम से पढ़ाया है मैंने। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा करो बेटा, थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बन रहा है रिप्रेसर एमआरएनए। दोनों ही केसेस में रिप्रेसर एमआरएनए बन रहा है। ये भी एक क्वेश्चन नीट का हो सकता है। इसका ट्रांसलेशन के बाद क्या बन रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये बन गया रिप्रेसर प्रोटीन। बट अब रिप्रेसर प्रोटीन की पसंद आने लगा है कौन? इसको पसंद आने लगा है लैक्टोज। ये जुड़ गया लैक्टोज इससे। ये देखो, ये हमारा एलोलैक्टोज, ये हमारा इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या हमारा? लैक्टोज। ये जाके रिप्रेसर से जुड़ गया। अब ये तो यहां बिजी है अपने लैला के साथ, ये तो यहां बिजी हो गया ना। यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज। अब इस आरएनए पॉलीमरेज को मिल गया फ्री ऑपरेटर। ये फटाफट से यहां स्लाइड करेगा, यहां से बनाएगा लैक जेड एमआरएनए, यहां से बनाएगा लैक वाई एमआरएनए, यहां से बनाएगा लैक ए एमआरएनए। फिर इनका ट्रांसलेशन होगा, इससे बनेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, इससे बनेगा परमिएज, और इससे बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज। लो, हो गया काम। तो इसलिए नजर हटी, दुर्घटना घटी। हनी ट्रैप हो गया बेचारा, हनी ट्रैप, हनी ट्रैप हो गया। इन दिस केस इंड्यूसर जो कि हमारा लैक्टोज बाइंड्स टू रिप्रेसर प्रोटीन
suppressor now fails to bind to operator. Therefore, RNA polymerase quickly transcribes structural genes. Sort of competitive inhibition. सो लैक्टोज की प्रेजेंस में ओपेरॉन काम कर रहा है, तो ये पॉजिटिवली रेगुलेटेड है या नेगेटिवली रेगुलेटेड है? बताइए जरा चैट बॉक्स में, पॉजिटिवली रेगुलेटेड है या नेगेटिवली रेगुलेटेड है? लैक्टोज आएगा तो काम करेगा। सो लैक ओपेरॉन, यहां लिख देती हूं, लैक ओपेरॉन is an example of inducer operon, which is positively regulated. नाउ केसेस देखते हैं बच्चों। अब यहां पे कुछ नीट टाइप क्वेश्चंस मैं करा रही हूं। अगर लैक्टोज होगा तो ओपेरॉन ऑन होगा, ऑफ होगा? अगर ग्लूकोज होगा तब क्या होगा? ऑन होगा, ऑफ होगा? जब लैक्टोज नहीं है तब ऑन होगा, ऑफ होगा? अगर ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों साथ में है तब क्या होगा? यस बच्चों, तो पहले वाले केस में तो ऑन होगा, ओपेरॉन ऑफ होगा। क्यों ऑफ होगा? भाई इसको तोड़ने में मेहनत लग रही है। ग्लूकोज तो डायरेक्ट है, जब बना बनाया खाना स्विगी वाले भैया ला रहे हैं तो हम काय को मेहनत करेंगे बच्चों? हम क्यों एफर्ट लगाएंगे मेहनत करने में जब पता है खाना मिलने वाला है? ठीक है, नो लैक्टोज इस टाइम पे भी ऑफ रहेगा। लास्ट वाले में क्या रहेगा? जब तक ग्लूकोज है तब तक बंद रहेगा, जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तब लैक्टोज के लिए ऑन हो जाएगा। ठीक है, अर्ली, अच्छा, till the time bacteria consumes all glucose, system is off.
after that on to metabolize lactose. अब पैसे खत्म हो गए, स्विगी हो नहीं सकता, अब उठ के खाना ही बनाना पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन है नहीं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, शॉर्ट फॉर्म है इसका HGP, 9th टॉपिक ऑफ द चैप्टर। मैम इस चैप्टर में कितने दिन लगेंगे? साल लगेंगे बेटा, दिन नहीं, साल लगेंगे मेरे बब्बे। यस एनसीईआरटी की लाइन है कि लैक देते रहना है, नहीं तो लैक्टोज एंटर नहीं करेगा। लैक देते रहना है, लाइन बता दो मुझे, मैं ही देख लेती हूँ, तुम्हारी अंग्रेजी तो मुझे पता है। बुढ़े हो जाएंगे, जेनेटिक्स खत्म नहीं होगी, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। वैसे भी तुम ही हो सबको डिसाइड करने वाले, हम तो यहाँ पे मामूली से लोग हैं। कब सिलेबस कंप्लीट होना है, कब क्या होना है, सारी गॉसिप यहाँ होती है इस चैट बॉक्स में। कौन से इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, कहाँ का टीचर क्या कर रहा है, आजकल कौन लाइफस्टाइल ज्यादा इन्फ्लुएंसर बन गया टीचर की जगह, सब पता है इनको। फुल डे बैठ के टीचरों को देखते हैं, बिग बॉस, टीचरों का बिग बॉस चला रखा है इन्होंने, गधों ने। चलो HGP कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1990 में। जब कोई मेगा प्रोजेक्ट लेके जाते हो, जैसे घर में अगर तुम्हें जाना है, मम्मी हमें गोवा जाना है, क्यों जाना है? तुम पॉइंट्स बना के लेके जाओगे, मम्मी मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मम्मी मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे इस बार, मम्मी मैं घर के सबसे सुधरा हुआ बच्चा भी हूँ, मम्मी इतना तो मैं डिजर्व करता ही हूँ, पैदा होने के बाद मैंने मांगा ही क्या है, अरे पिछले 5 साल से बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हो रहा, अरे गिफ्ट तो 10 साल से नहीं मिल रहा, मम्मी अब तो मेरे को गोवा तो चाहिए ही चाहिए। तो बेटा आप जब भी मेगा प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो कुछ पॉइंटर्स लेकर जाते हैं घर वालों के सामने कि आप क्यों डिजर्व करते हैं ये चीज। ऐसे ही बेटा इतना खर्चे का सामान लेके जा रहे हैं सरकार के पास, तो सरकार भी पूछेगी ना भाई क्यों चाहिए इतना पैसा, ये तो बता करेगा क्या इस पैसे का। हाँ यस, ये देखिए अभिषेक कह रहे मैम क्रश भी जा रही होगी, जहां तेरा क्रश हो जाएगा। यस क्रश का क्रश हो जाएगा, क्योंकि क्रश दूसरे के साथ निकल लेगी। ठीक है चलो, तो यहाँ पे अब आते हैं मेगा प्रोजेक्ट। क्या क्या फीचर्स है इस प्रोजेक्ट के, क्या क्या उम्मीद लगा सकते हैं प्रोजेक्ट से, वो सब चीजें देखते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी लाइनें छापनी है, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। ठीक है यस, मम्मी पापा से पूछ, पापा मम्मी से पूछ। अच्छा अब देखो मेरी सिस्टर का बेटा है माधव, उसको रणथंभौर जाना है, तो भाई दूज पे डिस्कशन हुआ, सिर्फ अकेली मैं थी जो मैं कह रही थी कि इसे नहीं जाना चाहिए, बाकी सब थे क्या हो गया बच्चा है जाना चाहिए उसे, सिर्फ एक मैं ही थी जो अगेंस्ट में थी, बट मेरे पॉइंट्स बहुत वैलिड थे, वो अंदर से मुझे बहुत गालियां दे रहा था, बट फिर भी मैंने अपने पॉइंट्स रखे कि ये साल में इसका 7वां ट्रिप है, ये जगन्नाथपुरी जा चुका है, ये पुणे जा चुका है, ये सिक्किम जा चुका है, ये उज्जैन जा चुका है, ये अल्मोड़ा जा चुका है। यस तो इसको ये अब डिजर्व नहीं करता जाना। यस बिल्कुल, तो जीजू ने कहा हाँ वैसे बात तो सही कह रही है गिरमा।
इतने में रोने लग गया। मैंने कहा और सिर्फ 2 दिन के 13,000 रुपए कौन लेता है, नहीं लेने चाहिए इतने। फिर मैंने कहा अगर ये जाएगा उसमें तो 3 दिन के लिए हम भी जाएंगे घूमने। फिर मैंने उससे पूछा बता तुझे हमारे साथ जाना है, और कहाँ जाएंगे, हम भी रणथंभौर ही जाएंगे घूमने, ट्रेन से। यस, पर लड़का मान ही नहीं रहा, कहता मासी आप बहुत गंदी हो, आपसे गंदी मासी मैंने नहीं देखी आज तक, बताओ। सच बात बोलो तो ऐसे हो जाता है। फिर मैंने सोचा तो छोड़ ही देती हूँ बोलना, है ना बच्चों। ऑफ कोर्स रो धो के उसने पैसे तो लिए ही, जमा कराई दिए। यस, है वो 12 साल का है, 12 ईयर ओल्ड है वो। वही ना, बच्चों को बताना पड़ता है कि आपको हम कितना घुमा रहे हैं, है ना, बताना पड़ता है बच्चों को, सुनते नहीं आजकल के बच्चे। क्रश होगी उसकी, तभी तो मैं कह रही थी मैं चलती हूँ साथ में तेरे, लेके ही नहीं जा रहा मुझे। आ जाओ भाई। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसे कितने साल लगे कंप्लीट होने में, 13 साल, 13 इयर्स, ठीक है, टुक टू कंप्लीट। अगर मम्मी का कहा बात 13 मिनट तक ना की जाए तो मम्मी खुद ही करने उठ जाती हैं, और उसके बाद जो होता है वो तो तुम भी जानते ही हो गाइस। जैसे मम्मी ने बोला जा कपड़े सुखा दे, आपने बोला 2 मिनट, 2 मिनट 1 सेकंड पर मम्मी खुद उठ के चली जाएगी, फिर उसके बाद तुम जानते भी नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा, ठीक है। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट था बच्चों, 13 साल लगे, अब आगे क्या करें, अब इसके लिए कहां से पैसा आया, कैसे हुआ। यस, देखिए तो यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने मेन स्पॉन्सरशिप किया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। ये कहाँ का था, यूके, ये मेजर पार्टनर रहे इस प्रोजेक्ट में। यूएस और यूके आप कह सकते हैं मेजर पार्टनर्स है, पर उसके बाद इनकी हालत खराब हो गई तो जापान के पास भी चले गए चंदा मांगने के लिए, ठीक है। वहां से भी नहीं बात बनी तो फ्रांस के पास भी चले गए चंदा के लिए, फिर जर्मनी के पास भी चले गए, इंडिया के पास आ ही रहे थे तो मोदी जी ने कहा यहाँ पे करो सारी डिस्कवरी, तब पैसा देंगे, ठीक है, प्लस चाइना। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा, दिस एंटायर प्रोजेक्ट was completed in 2003 और 1990 में शुरू हुआ है, 2003 तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे नहीं यार, बस ऐसे छोटा सा जोक मारा था और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इसका खर्चा कितना है, 9 बिलियन यूएस डॉलर, 9 बिलियन यूएस डॉलर इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा था बच्चों। यस, कैसे आया ये खर्चा, कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग 1 बेस पेयर इज $3, $3 का खर्चा आता है एक बेस पेयर के लिए। तो हमारे कितने हैं, 3 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर into 3, ठीक है। तो ये करीबन आ जाएगा आपका 9 बिलियन डॉलर, इतना खर्चा आ गया, ठीक है बच्चों। काफी खर्चे की बात हो रही है, खर्चे की बात हो रही है। मम्मी तो उठ के चली जाती है इतने में, कहती मुझसे नहीं हो पाएगा, अपने पापा से पूछ लो, वो बहुत अमीर है, हाँ इतना अमीर है पूछो मत, बचपन से। यस, शादी से ही हमें सब दिला देते थे एक बार कहने पर, मतलब मम्मी हमें यूज करके ताना दे देती है पापा को। अब देखो बेटा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो आगे भी बात कर लेते हैं। इनके लिए साइंटिस्ट भी चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, स्टाफ, लैबोरेटरी स्टाफ भी चाहिए,
टेक्निकल स्टाफ भी चाहिए, सब चीजें चाहिए जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो। ठीक है, अब आते हैं स्टोरेज। जब इतनी बड़ी रिसर्च आप कर रहे हैं तो इन सबको स्टोर भी तो करना है। अगर स्टोरेज करें तो हमें करीबन लगती हैं 3300 बुक्स। इतनी बुक्स लगती है सीक्वेंसिंग को रिकॉर्ड करने में, जिसमें हर बुक में, वन बुक में कितने पेजेस हैं? 1000 पेजेस हैं। और हर पेज पे कितने लेटर्स हैं? ईच पेज हैज 1000 लेटर्स। कितने हैं? 1000 टाइप्ड लेटर्स। इतना। तो इतना सब बुक्स में अगर स्टोर करेंगे तो बहुत ही मेहनत लगेगी। इसलिए एक नई साइंस की फील्ड खोज हुई जिसका नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इन्होंने नई साइंस की खोज कर दी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें सारी चीज को स्टोर कर दिया, बस नाम लिखो, सीक्वेंस निकल आती है उस एनिमल की, उस ऑर्गेनिज्म की, उस बैक्टीरिया की। इसके बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स है, बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ पे डेटा को स्टोर भी किया जाता है, रिट्रीव भी किया जाता है, एनालिसिस भी किया जाता है, सब कुछ कर सकते हैं आप इसे यूज करके, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को। सो दिस इज यूज्ड फॉर स्टोरेज, रिट्रीवल एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। मैम एक बुक कितनी बड़ी होगी? ऐसी वेली बातें मत क्या करो बिल्कुल भी, क्लास में कितनी बड़ी होगी। लव एंगल वाली बुक्स जितनी बड़ी तो नहीं होंगी। लिखो चलो, एटलीस्ट इसका थ्योरी पार्ट तो आज करके ही जाओ, एचजीपी का। सब कुछ याद करना है, सब कुछ, सब एनसीईआरटी में दिया, पूरा एनसीईआरटी लिख रही हूं मैं इन शॉर्ट यहाँ पे अभी। गंदे सवाल पूछ पूछ के नालायक। क्लास की शांति भंग करते हैं। रिट्रीवल का मतलब होता है निकालना, रिट्रीव करना इंफॉर्मेशन को। जैसे तुम अपने फोन में जाते हो ना, अच्छा उस साल की मेमोरी, 2024 सितंबर का महीना, हाँ हाँ हाँ, जब उसने मुझे चप्पल मारी थी, फोटो। दिस इज कॉल्ड रिट्रीवल, फोटो निकालना, रिट्रीव करना। ठीक है, मैम गुस्सा नहीं करना, बस यूं ही बता रहे हैं, सुबह 8 बजे से क्लास कर रहे हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सुबह 8 बजे से क्लास कर रहे हैं। मैं बताऊं अपना स्केड्यूल, 6 बजे उठी हुई हूँ मैं, 6 बजे, और अभी तो मेरा दिन शुरू हुआ है। 6 बजे उठ के ध्वनि को भेजना, ध्वनि की नैनी नहीं है, सारा ध्वनि का काम किया, सारे घर के कपड़े धोए, सारे सुखाए, अपने हस्बैंड के लिए, सॉरी माय स्वीट हस्बैंड मिस्टर रमन अग्रवाल, उनके लिए पाव भाजी बनाई, अपने प्यारे इन लॉज के लिए फ्राइड इडली बनाई, अपने लिए सारे फ्रूट्स काट के लाई। ठीक है, सारे घर की डस्टिंग की, सारे कपड़े जो कल के थे प्रेस करके एलवेरा में रख कर आई। फिर यहाँ के मैं क्लास कर रही हूँ, उसके बाद एक रिकॉर्डिंग करनी है, उसके बाद एक मीटिंग करनी है, उसके बाद ध्वनि को फिर जाके देखना है, फिर उसके बाद फिर क्लास करूंगी, फिर उसके बाद अपना टाइम, अपना जिम का टाइम शुरू होगा। मुझे मत बताओ, इसलिए अभी से अपनी लाइफ को पंप अप करो। तो बस यूं ही बता रही थी, गुस्सा मत करना बच्चों। यूं ही बता रही थी, नो गुस्सा। गोल्स ऑफ एचजीपी, क्या गोल्स हैं भाई? चाहते क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट करके? कर क्या लोगे $9 बिलियन खर्चा करके? आज
बैठी मतलब उस समय नहीं नहीं बेटा आई एम ओके। मैंने आपसे कल ही कहा था जब मुझे पता है मेरे घर में मेरी जरूरत है तो मैं अपना जिम सुबह का शाम में कर लेती हूँ बस। और नहीं तो बाकी सब सेट हो जाता है। चलो पढ़ाई करो, बीच बीच में इनको टॉक्स करनी होती है, लेडीज टॉक। अब आते हैं एचजीपी। तो इनका कहना ये है कि 20,000 से 25,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। कितने जीन्स होते हैं? 20 से 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। बाप रे, ठीक है। प्लस टू डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर, पूरी सीक्वेंस निकालनी है। टू डिटरमाइन द सीक्वेंस of 3 billion base pair in human DNA। सारी सीक्वेंस निकालेंगे जिससे कि म्यूटेशन पता कर सके, बीमारियां पता कर सके, ठीक है। यस, नाउ टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस, टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन databases. Now improve tools for data analysis. To improve tools for data analysis. भाई देखो डेटा है बट उसको एनालिसिस करने के टूल्स नहीं है तो भी बेकार है, ठीक है। ELSI क्या है ये? एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को हैंडल करने के लिए भी एक टीम चाहिए। टू डील विथ एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, पूरा एक नया फील्ड बनाना और उसे बसाना। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे जॉब्स बहुत होती है, ये फॉरेन में बहुत चलता है बेटा, इंडिया में नहीं है स्कोप इतना। सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन डीएनए, ये सारे गोल्स है एचजीपी के। नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी, कैसे करेंगे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। सोशल इश्यूज लाइक आपने किसका डीएनए लिया है सीक्वेंस करने के लिए। मे बी चाइनीज डीएनए माइट बी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन डीएनए, मे बी डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन डीएनए, मे बी डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश डीएनए। सो आप क्यों ले रहे हैं किसका? सो ये गुप्त रखनी होती है चीजें, वरना सब ले आते हैं कि भाई हमारा क्यों कर रहे हो, फिर ये बताते कि नहीं उसका ज्यादा अच्छा डीएनए कंपेयर करके। तो इसलिए इन चीजों को गुप्त रखना चाहिए। उसका ज्यादा अच्छा है, वो सुपीरियर हो गया, ये इंफीरियर हो गया, अलग लड़ाई शुरू हो जाएगी वर्ल्ड में। नो बेटा फातिमा, maybe the scientists were Indians but they were never given attribution, ठीक है। methodology, we have two approaches of doing this, एक है शॉर्टकट, एक है लॉन्ग कट। शॉर्टकट है हमारा EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, और दूसरी अप्रोच है हमारी ब्लाइंड अप्रोच, जिसको हम और नाम से क्या कहते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। तो एक साइंटिस्ट कहता है भाई पूरे डीएनए को सीक्वेंस क्यों करना है, जो पार्ट एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए सिर्फ उसी को कर लो ना यार सीक्वेंस, बाकी सब तो वैसे ही बेकार है, बाकी तो वैसे भी एक्सप्रेस नहीं करता है, तो उसको क्यों करना है। उस अप्रोच को कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। बट ब्लाइंड अप्रोच सीक्वेंस एनोटेशन क्या है,
भाई चाहे एक्सप्रेस करे ना करे, आपको सबको सीक्वेंस करना है। अब पैसा मिला तो एक बार सब कर लो, फिर बाद में पैसा नहीं देंगे ये लोग, ठीक है। तो पहली अप्रोच क्या थी बच्चों, ईएसटी, टू सीक्वेंस ओनली those sequences of DNA which are transcribed into mRNA। और इस अप्रोच में क्या था, टू सीक्वेंस all coding and non-coding part of human DNA। सब करो। आज क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल चैप्टर फिनिश करेंगे इसका बचा हुआ पार्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड वी विल फिनिश ऑफ द चैप्टर। प्रैक्टिस आपकी 4:30 बजे चल रही है, उसमें आना नहीं आना सब तुम्हारा कॉल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, पर हाँ तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा। हर एक प्रैक्टिस सेशन से बहुत बहुत फर्क पड़ता है बच्चों को, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई जरूर आइए, बाकी आपको लगता है कि नहीं मैं तो खिलाड़ियों का खिलाड़ी हूँ, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। आज ह्यूमन फिजियो है।